सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे होता है, कौन सा मेथड यूज होता है और बाकी दुनिया में कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इससे रिलेटेड चीजें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन तो होगा ही। तो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कौन से मेथड को इंडिया फॉलो करती है और दुनिया में और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो, नो रूल्स नो गेम। अगर आपको कोई गेम खेलना है तो उसमें रूल्स रेगुलेशन चाहिए होते हैं। उसी तरीके से अगर कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसके लिए हमने इंडिया बनाए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो क्या करेगा, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा वो भी फ्री एंड फेयर। अगर आप बेटा देखोगे यहां पर चेस का गेम ले लो चाहे क्रिकेट ले लो, हर जगह हमारे पास रेफरी होगा या तो एम्पायर खड़ा होता है जो रूल्स रेगुलेशन बनाता है। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे मेरे बच्चों तो गेम जो है फ्री एंड फेयर नहीं होगा। अब सबसे पहली बात देखते हैं कि बेटा हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के साथ साथ हमारे यहां पर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है उसको देखते हैं। बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिंपल सी बात है, जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहां पर डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सिटीजन्स जो हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ये है सिटीजन्स यहां पे बैठे हुए हैं, ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है मेरे बच्चों, यहां पे सिटीजन है और यहां पे डिसीजन है, लेकिन सिटीजन डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते हैं, सिटीजन के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे एमपी या एमएलए, और एमएलए हमारे एमपी और एमएलए डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहां पर डिसीजन डायरेक्टली पब्लिक लेती है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जहां पर डिसीजन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ये होता था हमारे यहां। आजकल देखो ग्राम सभा होती है और यहां पे दिया है एंशिएंट ग्रीक के अंदर भी क्या होता था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। आपने देखा ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है जहां जो भी अडल्ट सिटीजन है जो 18 साल की एज पूरा कर चुका है वो सारे मिलके जाते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन इन द सेंस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और फैसले लेते हैं कि गांव में क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन पूरे देश के लिए पूरी 140 करोड़ आबादी हमारी नहीं इकट्ठा हो सकती है और सबके पास न इतना दिमाग है, न इतना टाइम है, न इतनी कैपेबिलिटी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने एमपी एमएलए को चुनते हैं और हमारे एमपी एमएलए क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। अब देखो, इन अ कंट्री ऑफ ओवर बिलियन पीपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल। इलेक्शंस आर द ब्रिज टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जरूरी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऐसे वैसे तो है नहीं। कई कॉन्टिनेंट से तो हमारी पॉपुलेशन इंडिया के अकेले है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री के अंदर बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करें, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना मुश्किल है। आप ध्यान से देखो, यहां पर एक एग्जांपल दिया है बेटा, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 1984 का, 1984 का इलेक्शन हुआ है और कांग्रेस को पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। आप समझ रहे हो, 1984 का इलेक्शन का मतलब समझ रहे हो, इंदिरा जी की डेथ हो चुकी है और जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने हैं और लोगों के अंदर सिंपैथी है, इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी है, तो उसके सिंपैथी कार्ड के चक्कर में भी लोगों ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट दिया और उसके चक्कर में इंदिरा जी की सरकार आई। लेकिन आप इस डाटा को देखो बेटा,
लेस देन 50% वोट मिले, यहां पर लेस देन 50% वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन सीट्स कितनी ज्यादा आई हैं 80%। ऐसा क्यों हुआ? कि हमें एक एग्जांपल दे रहा है, लेस देन 50% वोट्स बट ओवर 80% सीट। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस को टोटल वोट शेयर का बस 48% मिला है, लेकिन उनको जो लोकसभा की सीट है वो 415 यानी 80% मिली है। वहीं पर दूसरी पार्टी आप देखो बीजेपी, जो 1980 में बनी है जनसंघ से निकलकर, उसको वोट शेयर तो मिला है 7.4%, बट सीट कितनी आई है? बस 2, लेस देन 1%। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने वोट परसेंट में इनके पास 2 सीट है और इतने वोटिंग परसेंट में इनके पास इतनी ज्यादा सीट है? ये एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमारे यहां पर वोटिंग का मेथड क्या यूज होता है, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको ठीक याद रखना है, अ पार्टी कैन विन मैसिव मेजॉरिटी ऑफ सीट विदाउट विनिंग अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल वोट्स। दिस इज डिफाइनिंग ऑफ इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में ऐसा क्यों होता है कि आप कहीं भी वोट पड़ा 100, तो आपको 51 वोट मिलना चाहिए, 51 वोट मिलना चाहिए, 51, 50, 51, लेकिन आपको अगर 40 वोट मिला तब भी आप जीत जाओगे। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ पे? ऐसा कौन सा मेथड फॉलो होता है उसको हम देखते हैं। तो इस यहाँ पर बेटा आता है हमारा जो वोटिंग मेथड हमारे यूज होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब FPTP। इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें होता क्या है कि एक कोई भी विधानसभा ले लो, मान लो मिर्जापुर विधानसभा है, वहां से गुड्डू भैया, मुन्ना भैया और कालिम भैया और सारे लोग लड़ाई मतलब कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब होगा क्या, ये सारे लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, अब देख रहे हो ये भी भाग रहे हैं और ये भी भाग रहे हैं और ये भी भाग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे जल्दी लाइन गुड्डू भैया ने फिनिश करा, मुन्ना भैया पीछे रह गए और जो है त्रिपाठी जी पीछे रह गए। तो जिसने सबसे ज्यादा पहले लाइन फिनिश किया है वही विनर कहा जाएगा, भले ही दूसरा बस उससे बहुत थोड़ा पीछे रह गया। उसी तरीके से द विनर सिंपली नीड मोर वोट देन एनीवन एल्स। तो हमारे यहां में जीतने के लिए जो बाकी कैंडिडेट्स है आपके पास ज्यादा वोट होना चाहिए, दैट्स ऑल। वो चाहे 100 में से आपका 40 हो, आपके पीछे किसी का 38 हो, 35 हो, 30 हो, कोई मतलब नहीं है, आपका सबसे ज्यादा है ना तो आप जीत जाओगे। 50% से ज्यादा वोट मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट नीड मेजोरिटी 51% + 1, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल वोटर्स फॉर लूजिंग कैंडिडेट गोज बेस्ट। जो भी वोटर्स हार गए उनको जो वोट मिला वो वोट हो गया बेस्ट, ये भी याद रखो। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है मेरे बच्चों? हमारे यहाँ यूज होता है मेथड, उसको बोलते हैं FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज नोन एज द प्लुरैलिटी सिस्टम। इसमें आपको क्या होगा, इसके अंदर जो बाकी लोग हैं उससे ज्यादा आपके पास वोट होने चाहिए। हाईएस्ट अगर आपके पास वोट है आप बन जाओगे, जरूरी नहीं कि आपके पास 50% या उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये तो हमने देख लिया FPTP। अब FPTP तो सर हमारे यहाँ पे होता है, मान लिया मैंने सर, बाकी दुनिया में हर जगह FPTP होता है, ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे देशों में अलग अलग तरीके की टेक्निक यूज की जाती है। उसमें से जो हमारे NCERT में एक एग्जांपल है वो इजराइल का एग्जांपल दिया है, इलेक्टोरल सिस्टम इन इजराइल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वहां पर दूसरा मेथड यूज होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, PR। कौन सा मेथड यूज होता है मेरे बच्चों? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज होता है। उसमें क्या होता है, अब आपको जितना वोट शेयर मिला है उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, सीट्स मिलेगी। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर परसेंटेज ऑफ, देखो इन PR वोट परसेंटेज इक्वल टू सीट परसेंटेज। द एंटायर कंट्री एक्ट एज ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वोटर्स चूज अ पार्टी लिस्ट नॉट एन इंडिविजुअल कैंडिडेट। यहां पे क्या होता है, पूरी कंट्री के अंदर जो भी 2-3-4 पार्टियां हैं सबको लोग वोट देते हैं पार्टी के नाम पे। हमारे यहाँ पे कैंडिडेट के नाम में नहीं वोट पड़ता है पार्टी के साथ में, वहां पर अलग अलग पार्टी रहेगी, सब अपनी पार्टी को वोट देंगे।
जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलेगा उसको पार्लियामेंट के अंदर उतनी परसेंट सीट मिलेगी। दैट्स ऑल। आपको किस एरिया में ज्यादा मिला है, किसी एरिया में कम मिला है, किसी में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कोई मतलब नहीं। पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह होती है। पूरी कंट्री में जिसको सबसे ज्यादा, जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलेगा उतना परसेंट आपको सीट मिलेगा। दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपने पार्टी ए है, ठीक है, वोट शेयर 20% था, तो मान लो 120 सीट थी, तो 120 का 20% 24 सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। टोटल जितना भी वोट पड़ा उसमें से आपको 20% वोट मिला, तो टोटल जितनी सीट है, मान लो 120 सीट है, उसमें से आपको 24 सीट मिल जाएगी। 24 सीट इसलिए मिलेगी क्योंकि आपका वोटिंग परसेंटेज उसके हिसाब से था, ठीक है। तो जो भी 20% सीट है, 20% के हिसाब से जितनी सीट बनेगी उतनी सीट आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल। फाइन फैक्ट देखो, इन अ कंट्री लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड देयर इज नो लोकल एमपी और एमएलए, द फोर नेशंस वन वोटिंग ब्लॉक। हमारे यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग विधानसभा के अंदर, अलग अलग लोकसभा के अंदर लोग अपने कैंडिडेट के नाम पे, अपने जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे वोटिंग करते हैं, साथ में पार्टी के नाम पे भी करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट, आपका लोकल कैंडिडेट कौन है उससे कम मतलब रखते हैं, आप किस पार्टी से खड़े हो उससे ज्यादा मतलब रखा जाता है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे जो हो रहा है उसका अपोजिट कहां पे हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा है और इजराइल के अंदर हो रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। अगर दोनों में डिफरेंस देखें मेरे बच्चों, एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की साइज कैसे होती है, इसमें एफपीटीपी में स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर 543 लोकसभा की सीट्स, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है, एफपीटीपी के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है बहुत स्मॉल होता है, लेकिन यहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है बच्चों वो बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, समझ रहे हो। मतलब पूरा देश एक ज्योग्राफिक, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। वोटर्स वोट फॉर, यहां पे जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट को वोट करते हैं, लेकिन यहां पर पार्टी को वोट करते हैं। विनिंग रिक्वायरमेंट यहां पे सिंपल सा है, जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग वोट मिला उसमें सबसे ज्यादा आपका होना चाहिए। यहां पे क्या है, जितना आपका वोट है उतना आपको सीट मिलेगा, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, और यहां पे एग्जाम्पल है इजराइल और अर्जेंटीना का, ठीक है। मेमोराइज करने का मैट्रिक्स ये है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताओ भाई एफपीटीपी क्या होता है और जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज नहीं होता, हमारे यहाँ भी यूज होता है कई जगहों पे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है मेरे बच्चों, राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर क्या यूज होता है, लगभग पीआर मेथड यूज होता है। कैसे, टोटल वोट कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारे यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल 200 एमएलए राजस्थान के अंदर है और 200 एमएलए राजस्थान के अंदर हैं और राज्यसभा की 4 सीट के लिए इलेक्शन होने वाला है, तो एक कैंडिडेट को कितना वोट चाहिए जीतने के लिए। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें क्या करते हैं, 200 वहां पर एमएलए थे, उसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 सीट वैकेंट थी, +1 करके हम इसको डिवाइड किया तो हो गया 5। अब इसको डिवाइड करोगे तो एक जो है 40 आ जाएगा, 4 पंजे 20 और +1, तो मतलब 41 सीट। अगर आपके पास 41 एमएलए ने आपको वोट कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, आप बन जाओगे राज्यसभा के एमपी। तो ये फॉर्मूला है एक तरीके से, जहां पर प्रोपोर्शन, कितने रेशियो चाहिए, कितने वोट मिनिमम चाहिए जीतने के लिए। ऐसा नहीं कि बाकी लोग से ज्यादा, ऐसा नहीं। यहां पर पीआर मेथड हमारे यहां राज्यसभा के इलेक्शन में भी यूज होता है। इंडिया हैज अ कॉम्प्लेक्स थर्ड वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के अंदर, ठीक है। एक तरीके से पीआर मेथड टाइप का ही हमारे यहां पर भी यूज होता है, ठीक है ना। अब देखो, ये बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे। तो हमने सबसे पहले बेटा ये है कि हमने ना ये मेथड चुना क्यों, एफपीटीपी का, इसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहली बात तो सिंपलिसिटी,
पहली बात तो ये थी जो हमारे यहाँ पर पीआर मेथड है ना, इजी फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। पार्टी के नाम पे ये सब वो सब दुनियादारी छोड़ के लोगों को पता है कौन जीता भाई, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला। तो बहुत सिंपल है, इसलिए हमने रखा अकाउंटेबिलिटी। वोटर्स नो एग्जैक्टली हु देयर लोकल एमपी एंड एमएलए। इसमें क्या होता है, हमने वोट दिया है, जिस एमपी एमएलए को उसका कॉलम जाके पकड़ेंगे, वो भाई काम क्यों नहीं किया। और जिसमें क्या होगा, पीआर में क्या होगा, वहां पर आप बोलेंगे जाओ मोदी जी को वोट दे जाओ, दिल्ली बात करके आओ। यहाँ पे क्या होता है, हम जिसको जिस एमएलए को वोट देते हैं वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है और सिंपल भी है। और थर्ड तरीका है स्टेबिलिटी। यहां पर क्या होता है, इजीली मेजोरिटी मिल जाती है तो स्टेबिलिटी बनी रहती है। आपके पास वोट का शेयर कम है लेकिन सरकार आपकी धुआंधार से बन जाएगी। हमने 1984 का इलेक्शन देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फेयर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वुड इनकरेज कम्युनिटी टू बी फॉर्म देयर ओन नैरो कास्ट बेस्ड पार्टी फीचरिंग द कंट्री। इससे कंट्री फ्रैक्चर हो जाएगी, इसके लिए इन्होंने इस चीज को माना। A complex pair system would be too confusing for a massive newly independent subcontinent। ऐसा देश जो भी अभी भी नाराज हुआ है, उसके सामने अगर आप पीआर मेथड ला दोगे तो कंफ्यूज आ जाते लोग। इसीलिए हमने सिंपली बोला कि भाई हमारे यहाँ एफपीटीपी रहेगा, जहां पे कम लोग हैं, जहां पे एमपी वोट दे रहा है, एमएलए वोट दे रहा है, जहां पर ज्यादा पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, वहां पे हमने बोल दिया कर लो पीआर। लेकिन जहां पे हमें लगा कि जहां पर जरूरत है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की, पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है, वहां पे हमने क्या किया, वहां पे हमने मेथड चुना है कौन सा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। सो बेटा ये था आज के वीडियो में, हमने यहां तक कर लिया है। अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, आगे जो हमारा वीडियो उसके अंदर हम देखेंगे डेंजर ऑफ वोट स्प्लिटिंग इनटू एफपीटीपी। इसमें क्या इश्यूज है ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बने रहो और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो और आगे मिलते हैं। धन्यवाद।